या जो खेती को जल रही, तो खेती में से जो बेरोजगार हुए वो नौजवान, वो कहाँ गए मालूम है? वो गए अंग्रेजों की फौज में, ब्रिटिश बंगाल लाइट इन्फेंट्री। दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी उस जमाने में, 1,37,000 सैनिक, अधिकांश हमारे देश के सैनिक, तो हमारे देश के होते हैं, अफसर उनके देश के होते हैं। और उन्होंने जो 200 साल में लूट मचाई है, जिसके ऊपर शशि थरूर साहब ने कई बार बात किया है, आंकड़े देने से दिए हैं, सबसे पहली बार इस चीज को डॉक्यूमेंट किया था दादाभाई नौरोजी। लेकिन अभी जो रिसेंट एस्टिमेट्स किया है अर्थशास्त्रों ने, उनमें से क्या मिला है आपको? 2018 के हिसाब से जो पैसे का मूल्य है उसके हिसाब से ये, ठीक है, भारत को 200 साल में मिला है 45 लाख करोड़ डॉलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख करोड़ मतलब क्या है? क्या मतलब 1 लाख करोड़ मतलब क्या है? आप सोचिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 कोटी रुपए में अगर आपके हाथ में दे दूं, तो आप तो छोड़िए, आपके 7-8-10 पीढ़ियां हो गई। तो ये मैं आपको एक बार नहीं दे रहा, मैं आपको 2 बार दूं, 5 बार, 10 बार दूं, 50, 100 बार दे दूं, 1000 बार दे दूं, 50,000 बार दे दूं, 1 लाख बार अगर आपको 1 कोटी रुपए दे दूं, ये होता है 1 लाख। ऐसा 45 लाख बार आपको 1 करोड़ रुपए डॉलर, इतना लूटा हमने आपको 200 साल के अंदर। आज यूरोप और अमेरिका को मिला लेंगे ना, तो उनकी मिला के उनकी कीमत इतनी है 37 लाख। यानी आज जो यूरोप और अमेरिका खड़ा है, क्योंकि भारत को लूटा इसलिए वो खड़ा हुआ। कब वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति इसी समय में हुई ना, यहां से लूट के लेके जाते थे अपने यहां। आप सोच सकते हैं आज अगर इस कमरे के अंदर एक गोरी चमड़ी का आदमी आ जाए यूरोप का, तो हम सब के मन में बैठा है कि वो होशियार है और हम उनसे कम। आप कितना भी ऊपर से बोल रहे हकीकत ये, हम सबको लगता है कि वो ज्यादा एडवांस है, हमसे सुपीरियर है। उनका देश बना ही इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को लूटा, और सिर्फ भारत को नहीं लूटा, दक्षिण और नॉर्थ अमेरिका का जो इतना दुखद इतिहास है वहां पे पूरा लूटा, अफ्रीका को लूटा, वहां से उनके पास धन संपत्ति आई। तो वो लोग कोई होशियार थे इसके लिए थे, बस लुटेरे अच्छे। कल्पना कीजिए ना, 45 लाख कोटी, आज पूरा यूरोप और अमेरिका मिला के 37 लाख कोटी रुपए वेल्थ, और आज भारत की कितनी है वेल्थ? 3.5 लाख। ये होता है गुलामी, कि आपने एक अच्छे खासे देश को घुटनों पे गिरा दिया, और जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ, ये थे हमारे आजाद होने के कारण। यहां से देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है। जो लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, वो जरा याद रखना चाहिए कि जब देश को अंग्रेज लूट रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, न्याय होगा। तो दरअसल 1857 का बैकग्राउंड यही है। 1857 का जो उठाव हुआ था, उसमें यही किसान और यही कारीगर के बच्चे जिनका धंधा चौपट हो गया है, वो फौज में, और फौज में भी उनके साथ भयंकर बदसलूकी की। आप जानते हैं, ब्राह्मण से लेके दलित तक और मुसलमान से लेके सिख तक हर जाति धर्म के लोग वो 1,37,000 को लेके सेना में, और ब्राह्मणों का धर्म काफी अच्छा क्योंकि खेती का नाम। तो खैर, ये जो उठाव हुआ, ये इस लूट के खिलाफ उठाव था। और आप जानते हो कि शायद 1857 के 100 साल पहले से बगावतें चल रही थी। सबसे पहली बगावत संत और पीरों की थी।
फिर ये संत और पीरों की, संत और पीर उनकी सबसे पहली बगावत थी, उसके बाद में ये सबसे मेजर बगावत है। ठीक है, तो चलिए इस बगावत के सबसे ज्यादा बड़े नायक कौन कौन है? मंगल पांडे। और बताइए? झांसी की रानी, वेरी गुड। दो और टाटा टोपे, वेरी गुड। लालू शाह गुड। भगत सिंह, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, चलिए भगत सिंह, उस समय के नायक और नायिकाएं। ठीक है, ओहो क्या बात। इनसे बाद में लेंगे। सबसे पहला फोटो जो है, झांसी की ये जो ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ये नाना साहब पेशवा, उनके बाजू में राजा कुंवर सिंह 50 साल के ऊपर की उम्र में बिहार के इलाके के राजा थे, खुद लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। झांसी की रानी, इधर मंगल पांडे, टाटा टोपे, बेगम हजरत में है, बेगम हजरत में है, अवध की रानी थी। और ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पर्सनालिटी। नहीं बाबर तो 1799 में ही शहीद हो गए, 50 साल पहले। ये है बख्त खान। और बख्त खान ये ऐसा व्यक्ति है कि बंगाल इन्फेंट्री का जो सबसे सीनियर मोस्ट इंडियन सिपाही था वो, यानी कई सारे अंग्रेज अफसरों के घर में आना था, ये लेवल का आदमी था। और ये भी इस बंड में शामिल हुआ था। और इन सबों ने मिलकर तय किया कि बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाएंगे। तुम्हारा हिंदू मुस्लिम सिख सब है, स्त्री और पुरुष सब है कि नहीं? और ये लोग ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना राजा बनाया। और बहादुर शाह जफर को उस समय 80 साल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या ही मदद करूंगा, मेरे बच्चों को आप दे दीजिए, 2 बच्चे शहीद किए, खुद जाके उसके बाद जेल वहीं पे रखूं में। और बाद में जिस समय इनका चल रहा था, तो इनका जो दिल्ली में दरबार था, वहां पर बैठ के प्लानिंग होती थी। और बख्त खान जो है बहुत ही बढ़िया मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है। इन्होंने पहला चार्टर बनाया था कि हम डेमोक्रेटिकली कैसे चलाएंगे, यानी कि समाज के हर तबकों में से लोगों को बुलाया एज रिप्रेजेंटेटिव कि आप आइए और आप लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे। ये कब हो रहा है? 1857 में। सोचिए, उस समय उसका नाम डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन कोशिश तो करी थी। और 3 से 4 महीने इन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया। उसको कहते हैं कि उनके दांत खट्टे कर दिए, अपने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। लेकिन अंततः होना क्या था, क्योंकि अंग्रेजों के पास वेपन ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली जीतते चले गए। और कई बार तो हमारे बाकी राजाओं को मिला के इधर उधर खत्म करवा दिया, तो उसकी वजह से हम लोग अल्टीमेटली हार गए। लेकिन जो सबक सीखने का है कि सारे जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और अंग्रेज वाकई में हार मानने ही वाले थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया भर को उन्होंने गुलाम बनाया है, यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस और इतनी बगावत आ कहां से रही। और वो एकदम हारते हारते बचे। और उसके बाद उन्होंने भी ऐसे ही एक चिंतन शुरू किया होगा अंग्रेजों ने कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ। और फिर उनको समझ में आया कि कौन लड़ रहे हैं, सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो अब अपना डिवाइडेड रूल राजा महाराजाओं से हटा के सोसाइटी के अंदर घुसना पड़ेगा, यानी हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटना पड़ेगा। 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होके हम लोग चले गए इंग्लैंड के डायरेक्ट रूल में आ गए, ठीक है। और उन्होंने पूरी तरीके से हमें गुलाम बनाया। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने चिंतन शिविर किया होगा, उसमें उन्होंने ये तय किया कि अगर हमको लोगों को बांटना है तो सबसे अहम हथियार कौन सा है? इतिहास, तारीख, ठीक है। तो ये जेम्स मिल नाम के व्यक्ति जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये यूरोप के थे। इन्होंने भारत पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल। अभी बताइए, जिस व्यक्ति को
भारत का इतिहास लिखना है तो उसे भारत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। ये व्यक्ति कभी भारत नहीं, लेकिन इन्होंने बाहर से बैठे बैठे एक किताब लिखी और वो किताब लिखने के बाद उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया कि हमारा इतिहास जो है वो 3 कालखंडों में आप समझ सकते हैं। पहला कौन सा काल है, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड। क्या मतलब है इसमें, प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ठीक है। तो आपकी बात को रिलीजन के बेसिस में इतिहास बांटा है। आप बताइए कि जिसको मुस्लिम काल कहा जा रहा है, मान लीजिए अकबर का राज है, लेकिन उस राज्य में हिंदू राजा होंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत सारे राजपूत थे, साउथ में थे। तो राजाओं ने कभी अपने आप को हिंदू मुसलमान करके नहीं देखा, ये तो हमको दिखाया जा रहा है। और एक चोरी पकड़ी है इसलिए, धांधली पकड़ी है इसलिए, ये 3 नामों में धांधली पकड़ो और एक धांधली, एक तो धर्म के नाम में कर रहे हैं, दूसरा हिंदू का मुस्लिम का हिस्ट्री का ऐसा है। अगर उनको धर्म के नाम में बांटना है तो बोलना चाहिए हिंदू का, मुस्लिम का और क्रिश्चियन का। ब्रिटिश लोग तो ईसाई धर्म नहीं थे ना, तो क्यों नहीं बोला ईसाई का? यहाँ पे देश का नाम कैसा है? क्योंकि उनकी थ्योरी ये थी कि पहले एक हिंदू काल था जो बहुत सुनहरा था, फिर एक मुस्लिम काल आया जो पूरा काला था, लोगों को बर्बाद कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बहुत लोगों से उनके मंदिर तोड़ दिए, ये किया वो किया। और अब ब्रिटिश आ गए हैं भारत के लोगों को मुस्लिम के शिकंजे से बचाने के लिए, ये उनकी थ्योरी है, ठीक है ना? आप मेरे को बताइए, जिस काल में हमारी इकोनॉमी 25% दुनिया का ट्रेड हमारे यहाँ से होता है, उस काल में धर्मांतर हो रहे हैं, मंदिर गिर रहे हैं, पूरा मर गया, सब बर्बाद हो गया, हो सकता है कैसा? नहीं हो सकता ना। और अंग्रेजों के आने के बाद तो हमारी हालत देख ली ना, 2.7 ट्रिलियन डॉलर के लगे हैं, 2.7 लाख करोड़ के रुपए लगे ना, वो भी 70 साल विकास करने के बाद। कुछ ही नहीं, 10 कोटी लोग जहां पे सिर्फ भूख से मार दिए, किसको कौन सा गुलामी किसको कहेंगे? मुसलमान काल को गुलामी कहेंगे या ब्रिटिश काल को गुलामी कहेंगे? आपको सोच के बताइए। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था और क्योंकि ट्रेड में हम नंबर 1 थे, इसलिए तो लूटने आए थे। कुछ अच्छा हो उसी को लूटने आते हैं ना, या बर्बाद हो गए समाज को लूटने आए थे। तो मुस्लिम काल में बर्बाद कैसे हुआ अगर लूटने आए हो? और मुस्लिम जो राजा आए थे वो तो यहाँ आके बस गए ना, बस गए तो उन्होंने यहीं पे ट्रेड को बढ़ावा दिया ना, यहीं के कारीगरों को काम दिया ना, लूट के लेके नहीं गए, अंग्रेज को लूट के लेके गए अपने देश में, यहाँ के उद्योग धंधे खत्म करके अपने लगाए। तभी तो गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। हर एक चीज के पीछे बहुत सटीक कारण है क्यों वो ऐसा। तो ये अंग्रेजों का गलत इतिहास था और आरएसएस इसी इतिहास को सही मानता है और इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने इस झूठे इतिहास का प्रचार किया है कि यहाँ पे भी कमेंट में अभी हमने सबको पूछवाया नहीं कर सके हैं, लेकिन अगर पूछवा रहे तो सब बोलते कि हाँ अंग्रेजों ने उसको अच्छा भी किया है। हकीकत क्या है कि ये जो ट्रू पिक्चर है ये तो दिखाया नहीं हमने, ये दिखाता है। तो इतिहास के साथ खिलवाड़ करना ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। और उसी पार्श्वभूमि में हमारे देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जो है वो चली है ना। अब
शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन उसने एक समय पे तेज हाथ पकड़ी। क्योंकि हम लोग जवाहर बाल मिशन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग स्कूल्स में जाके बच्चों ने और नौजवानों ने क्या भूमिका निभाई इस पे भी बहुत फोकस करते हैं। तो कुछ किस्से कहानियां ली हुई हम लोगों ने कि क्या क्या बहादुरी के काम किए कारनामे किए। तो ये कहानी है जो बीच में भाई साहब खड़े करतार सिंह सराभा पंजाब के थे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए कनाडा गए, सॉरी अमेरिका गए, और अमेरिका गए तो वहां पर ढूंढने लगे कि कौन है जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी कॉम्बर्ट जो वहां की गदर पार्टी से जुड़े। ठीक है, वहां पे उसके लिए 13 साल की उम्र में गए थे क्या? सोचिए 13 साल की उम्र में अमेरिका गया, और जब 14 साल का हुआ तो उसको समझा कि देश को आजाद करना चाहिए। गदर पार्टी ज्वाइन की, उसका मैगजीन निकाला, लोगों में गुस्सा भर के कि अपनी तरफ कैसे लेके आए। आप कितने साल के थे? ये और वहां गए तो गए, योजना बनाई कि चलिए जैसे 1857 में हुआ था वैसे हम दोबारा जाएंगे, अंग्रेजों को हरा देंगे और देश को आजाद करेंगे। सिर्फ भले में लोगों को इकट्ठा किया और भारत के लिए निकल पड़े अमेरिका से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आने से पहले उनके आने की खबर आ गई और अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जैसे भारत के उतरे, जहाज में से उतरे, सबके सब गिरफ्तार। करतार सिंह उनके बच्चे थे, 13 साल के थे, तो किस ब्रदर से। अब आप इमेजिन करिए, आप उस समय पे हैं 13 साल, 15 साल आपकी उम्र है। 15 साल की उम्र में आप शिप से उतरे, आप बच गए, सब लोग गिरफ्तार हो गए, आप जो पूरा ग्रुप बना के आए। आपके पास दो ऑप्शन, अगले जहाज से वापस अमेरिका पहला, और दूसरा ऑप्शन भारत में ही रह के कुछ और करो। तो करतार सिंह सराभा ने चुना भारत में रह के फिर से ग्रुप बनाना शुरू किया और अलग अलग गतिविधियां करते रहते थे, इसको मार उसको मार, यहाँ परेशान कर वहाँ परेशान कर। अंग्रेजों की नाक ने दम कर दिया। आखिर एक दिन अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तब उम्र थी 15 साल। मुकदमा चला, मुकदमे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने कहा, अरे पागल हो गया क्या करतार, कुछ नहीं मिलेगा ये करने से, देश को आजादी नहीं मिलने वाली, सब मारे जाओगे, माफी मांग लो, हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। इस पे 15 साल का करतार सिंह सराभा जवाब देता है कि मैं क्यों माफी मांगू, माफी आपको मांगनी चाहिए, आप हमारे देश में आए, आपने हमें गुलाम बनाया है, मुझको 10 जिंदगियां मिलेंगी तो 10 की 10 देश के नाम लगा दूंगा। और ये होने के बाद उसको फांसी की सजा मिली। 16 साल की उम्र पे 16 साल की उम्र पे फांसी की लटका दी। यही करतार सिंह सराभा आगे जाके भगत सिंह के इंस्पिरेशन बन गए, क्योंकि भगत सिंह जगह कहते हैं कि करतार सिंह सराभा की तरह मैं भी एक दिन अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूं। ये है करतार सिंह सराभा की। और समय आगे बढ़ता है, भगत सिंह ने ये पूरा ग्रुप था कि आप चलिए सबके एक बार नाम पहचान करने के पहले दूसरे भगत सिंह सुखदेव राजपूत, ठीक है, सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद, अशोक कुमार, हाँ, और उनके बाद उनके प्रिय दोस्त राष्ट्रीय दोस्त राम मिश्री। हाँ, तो ये है अशफाकुल्लाह खान नीचे और ये उनके सबसे जिगरी दोस्त राम प्रसाद मिश्री। तो हुआ ये था कि इन दोनों को एक साथ ही गिरफ्तार किया था और अलग अलग जेल में एक साथ एक ही दिन फांसी की दोनों, ठीक है। तो ये याद दिलाना जरूरी लोगों को कि अशफाकुल्लाह खान के साथ राम प्रसाद मिश्री लड़ा और साथ साथ मरा। आखिरी नाम जो है ये जल्दी दास, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। अगर आप में से कई लोगों ने वो देखा होगा भगत सिंह की फिल्म, कौन सा, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, सनी देओल वाला, तो उसमें इन लोगों ने जेल में एक फैंटास्टिक आंदोलन करा किया था कि जेल में जो भूले कहते थे और काले कहते थे उनमें अंतर भेदभाव था।
खाने को कचरा जैसा खाने मिलता था, कपड़े धुले हुए होते थे 7 साल तक उनके, इस तरीके से। तो वहां पर उन्हें भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल मालूम है कितनी चली? 40 दिन। 116 दिन। ओह माय गॉड। 116 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने की भूख हड़ताल सिर्फ पानी के चलते। और इस बीच अंग्रेजों ने क्या क्या कोशिश नहीं की होगी, यानी कि बर्फ की लादी पे लेटा के मार के मजबूर करना है तुम खाओ, उनके पानी के घड़े में पानी निकाल के दूध भर देना, ये पानी पीने के चक्कर में दूध पिएगा और इसका भूख हड़ताल मिल जाएगा। ये सब को वो लोग सहे, और 63वें दिन जब निराश करेंगे। ओह तो ऐसे ये कमाल के जुनूनी और जज्बे वाले लोग थे सारे क्रांतिकारी लोग, जितने इन्होंने मानता या बहादुरी के काम किए उन सबको हम 1000 बार याद करते हैं। लेकिन उसी समय हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इनका पूरा ग्रुप 1935 तक आया, ऐसा क्योंकि चंद्रशेखर का एनकाउंटर हो गया, बाकी सबको फांसी चढ़ा दी, कुछ लोग जेल में शहीद हो गए, इस तरीके से इनका ग्रुप पूरा था, कुछ नहीं बचा। तो सवाल ये है कि अगर 1935 तक इनका ग्रुप खत्म हो गया तो फिर आजादी मिली कैसे? स्वतः ब्रिटिशांच्या पुढे मारायचं ते वेळेत